आप यदि स्किप करके पढ़ रहे हैं तो बहुत दिक्कत वाला काम है। कोई भी टॉपिक को यदि आपको भरोसा है तो पूरा पढ़िएगा, किसी भी यूट्यूब चैनल को आप देखें। ये यदि आपसे मिस हो गया, हेलो एस्पिरेंट्स, मैं आयुष पांडे आप सभी का सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमको पढ़ना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के बारे में। चलिए मैं आपको एक बेसिक प्रीव्यू बता दूं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ 1919 एक्ट आ चुका है, उसमें डायरकी प्रोविंशियल लेवल पे आ चुकी है। डायरकी क्या होता है मैंने आपको बताया था। उसके बाद एक सिस्टम ऑफ ऑटोनॉमी या सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की स्टार्टिंग हो चुकी थी देश में। हालांकि देखा जाए तो वो ये जो 1919 का एक्ट था, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी, वो इन द स्पिरिट तो नहीं थी। इन द लेटर्स बहुत सारी बात की गई, लेकिन स्पिरिट अभी भी ब्रिटिश क्राउन की ऐसी थी कि दे वांट टू रूल अस, ठीक है। अभी भी वो डेस्पोटिज्म अभी भी देखने को मिल सकता था, यूनिटरी पावर अभी भी थी। 10 साल बाद खुद 1919 एक्ट में एक कमीशन के बारे में बताया गया था। आपने यदि मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। 1919 एक्ट में एक स्टैट्यूटरी कमीशन के बारे में बात हुई थी, और वो स्टैट्यूटरी कमीशन थी साइमन कमीशन। 1927-28 में साइमन कमीशन बैठता है और 1919 के हिसाब से इंडिया की मशीनरी या एडमिनिस्ट्रेशन कैसी चल रही है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बारे में वो स्टडी करने इंडिया भी आते हैं, और साइमन गो बैक का नारा आप सभी को पता ही है। कहीं ना कहीं उसको अपोज किया गया था इंडिया के हर लीडर्स द्वारा। 1919 की इस साइमन कमीशन को स्टडी करने के बाद एक नया एक्ट आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो सबसे लास्ट एक्ट रहता है इंडिया का ब्रिटिश के द्वारा, 1935 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, जो कहीं ना कहीं बेड रॉक या बेस रॉक क्रिएट करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि अगला जो स्टेप है 1947 इंडिया का इंडिपेंडेंस है, और उसके बाद इंडिया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएगा। तो ये हमारे ब्रिटिश क्राउन का लास्ट एक्ट है, और ये जितना भी अभी एक्ट चल रहे थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1919 एक्ट तक, उसका एक लास्ट फाइनल एक्ट है जिसके थ्रू हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी है वो खत्म होगी, ठीक है। 1935 एक्ट के पहले की कहानी आपको पता है। 1919 एक्ट आ चुका है और उसकी स्टडी भी साइमन कमीशन कर चुका है। कहीं ना कहीं इंडिया को जो चाहिए था, इंडियंस को जो चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला है। इसलिए रेडिकलाइजेशन भी क्रिएट हो रहा है। धीरे धीरे एक पूर्ण स्वराज की मांग भी इंडिया में आ चुकी है। तो एक चीज समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के बारे में, ठीक है। आज हम इस पूरे एक्ट में 1935 के बारे में जानेंगे, उसके पोस्टुलेट्स जानेंगे, उसके मेरिट और डीमेरिट समझ के अपना लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। ये दो लेक्चर आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इसको जरूर देखिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा, वरना ये पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम वेबसाइट और ऐप से भी मिल जाएंगी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सिनेरियो ये था कि देयर वाज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन द इंडिया बाय द इंडियन लीडर्स। कहीं ना कहीं 1919 एक्ट फेल्ड द स्पिरिट ऑफ द डिक्लेरेशन मेड बाय मॉन्टेग्यू। कहीं ना कहीं मॉन्टेग्यू ने जो बोला था वो स्पिरिट के बेसिस में फेल था, और इंडियन लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहते थे। इस बीच में कुछ एक्ट्स भी आए थे, जैसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी 1928 की, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुके थे। आपको यदि पता है कि 1930 से लेके 1932 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कराए थे, जिसमें इंडियन लीडर्स और इंडियन पार्टीज को लंदन बुला के एक कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, जिसमें वो लोग सुन सके कि इंडियंस क्या चाहते हैं और एक मिडल पाथवे के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाया जा सके। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी थी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी, ठीक है। जॉइंट सिलेक्ट कमिटीज थी, उनकी भी रिकमेंडेशन आ चुकी थी। आपको नेहरू रिपोर्ट के बारे में पता होगा, नेहरू रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पहला प्रयास किया था बाय द इंडियंस। तो कहीं ना कहीं ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड की रिपोर्ट्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास थी, और इंडिया की डिमांड बढ़ती जा रही थी। दिस 1935 एक्ट वाज ब्रॉट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट।
कहीं ना कहीं सबको मद्देनजर रखते हुए, एंड इट मार्क्ड एज अ सेकेंड माइलस्टोन। पहला माइलस्टोन था 1919, इट एक्ट एज अ मार्क्ड एज अ सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं जो 1919 में अधूरा रह गया था, कोशिश की जाएगी कि 1935 में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ सके। कितना आती है ये हम थोड़ी देर में जानेंगे, ठीक है। 1935 के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, ये अभी तक का सबसे लेंथीएस्ट एक्ट था, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एक्ट इतना ज्यादा डिटेल्ड और कंप्रहेंसिव था ना, ये हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, और ये खुद इतना डिटेल्ड है, लेंदी है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट या एलिफेंटाइन, एलिफेंटाइन या आपने वर्ड सुना होगा, बहुत बड़ा, ठीक है, एलिफेंटाइन इन नेचर हो गया। तो 1935 एक्ट वाज वेरी लेंदी, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। इसमें 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल्स थे। प्लीज याद रखिएगा, 1935 में 331 सेक्शंस थे या आर्टिकल्स थे और 10 शेड्यूल्स थे, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, आपको प्री में या किसी भी वन लाइनर फैक्ट में पूछा जा सकता है। अंडर दिस 1935 एक्ट, प्रीवियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिस तरह से यूनिटरी हुआ करती थी, यहां पे कहीं ना कहीं एक फेडरेशन बनाने की कोशिश की गई थी। मेरी बात समझिएगा, अभी तक जहां तक आप एक्ट्स पढ़ चुके होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए, तो सभी एक्ट यूनिटरी थे, कहीं ना कहीं सेंटर बाइज थे। पावर पोजीशन हमेशा गवर्नर जनरल या वाइस रॉय के पास थी, सेंटर बाइज थे। जैसे आज की डेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी थोड़ा टिल्टेड है टुवर्ड सेंटर। तो याद रखिएगा, while under the previous government of India Act, the Indian acts were unitary in nature, but the government of 1935 provided for the All India Federation, जिसमें प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट एज अ यूनिट कंसिस्ट करेंगे। यदि मैं आपको चीजें समझाना चाहूं तो मेरी बात अच्छी तरह समझिएगा। ये यदि इंडिया है, तो इंडिया में एक प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन जो देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है डायरेक्ट रूल बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ कुछ जगहों में, जैसे बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, यहां इन्होंने डायरेक्टली रूल किया, ठीक है। इस डायरेक्टली रूल को ये लोग प्रोविंस कहते थे। और जैसे भोपाल हो गया, मान लीजिए इंदौर हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जिसपे ये लोग डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते थे। यहां पे इनका इनडायरेक्ट कंट्रोल था, मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन यहां के फिनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और आर्मी ब्रिटिश के अंदर थी। बाकी जितने भी चीज थे वहां का टिटुलर राजा, जो एक एम्प्लॉय था जिसको पेंशन मिला करती थी बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, उनके अंडर रहता था। तो मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, तो ब्रिटिश इंडिया एक जगह डायरेक्ट रूल करता था जिसको कहते थे प्रोविंस, और एक जगह इनडायरेक्ट रूल करता था जिसको कहते थे प्रिंसली स्टेट या रियासत। 1935 एक्ट ये बोलता है कि चलिए एक फेडरेशन या यूनियन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यूरोपियन यूनियन, यूरोप के हर कंट्रीज अलग हैं, लेकिन उन्होंने एक इकोनॉमिक यूनियन बनाया जहां पे लॉज एक रहेंगे, लेबर इकोनॉमिक लॉज एक रहेंगे, ठीक है, ट्रेड लॉज एक साथ रहेंगे, और करेंसी वो लोग एक कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, उनकी मार्केट स्ट्रांग हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडिया ने 1935 में बोला कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाते हैं जिसमें प्रोविंस भी रहेंगे, प्रिंसली स्टेट भी रहेंगे। प्रोविंस से लोग इलेक्ट होके भी आएंगे, लेकिन प्रिंसली स्टेट से लोग नॉमिनेट होके आएंगे राजा की तरफ से। यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर नहीं था, लेकिन यहां पे इलेक्शन हो रहा है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर आता है। और उन्होंने एक और चीज बोला था, कंडीशन अप्लाई, ये फेडरेशन तभी बनेगा जब 50% प्रिंसली स्टेट इसमें आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा और ये फेडरेशन नहीं बन पाएगा। आगे जाके जब 1950 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा
तो हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे जिसमें यूनियन टेरिटरी भी हैं, स्टेट्स भी हैं। हम एक फेडरेशन या फेडरल कंट्री की तरह अपने आप को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा 1935 एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करता है। इस फेडरेशन में सुप्रीम कोर्ट चाहिए, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए, ये सब भी बात 1935 करता है। तो एक बेसिक आइडिया रखिएगा, हम एक एक पोस्टुलेट्स पे बात करेंगे। तो ऑल इंडिया फेडरेशन में प्रोविंस तो आना ही आना है क्योंकि ये डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। प्रिंसली स्टेट से बोला गया था कि आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप 50% लोग आ जाते हो तो ये फेडरेशन हम क्रिएट कर लेते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा 1935 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है इज क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। हालांकि बन नहीं पाएगा लेकिन ये पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रोवाइडेड फॉर establishment of all India Federation consisting of province and princely state as their unit. All India Federation included 11 province of British India जो डायरेक्ट रूल करते थे, 6 चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ठीक है, जिसको कमिश्नरेट्स कहते थे आप, बोथ कंपलसरी। प्लीज याद रखिएगा प्रोविंस और चीफ कमिश्नर प्रोविंस कंपलसरी फेडरेशन ज्वाइन करने वाले हैं। And those princely state who might accede to the federation। तो फेडरेशन कैसे बनेगा? 11 प्रोविंस और 6 चीफ कमिश्नरेट जुड़ेंगे और प्रिंसली स्टेट यदि जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट प्रोवाइडेड अ स्कीम ऑफ फेडरेशन इन विच प्रिंसली स्टेट वेयर टू बी ब्रॉट इनटू डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप विद ब्रिटिश इंडिया। इससे आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आज तक प्रिंसली स्टेट इनडायरेक्टली रूल होता था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था उनका। लेकिन 1935 एम्ड कि हम प्रिंसली स्टेट को भी ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में टोटल मर्ज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इट ब्रॉट इनटू अ डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया ऑफ व्हाट प्रिंसली स्टेट। अंडर दिस एक्ट 1935 princely state were to be send representative to federal legislature। मतलब जो सेंटर में, फेडरल मतलब लोकसभा राज्यसभा मान लीजिए आप आज की डेट में, उसका जो लेजिस्लेचर होगा उसमें इलेक्ट होके लोग आएंगे हर प्रोविंस से, चीफ कमिश्नरेट से। लेकिन प्रिंसली स्टेट के भी नॉमिनेटेड बंदे भी इस लेजिस्लेचर के पार्ट रहेंगे। अंडर दिस एक्ट प्रिंसली स्टेट्स वेयर टू सेंड रिप्रेजेंटेटिव to the federal legislature, ठीक है। There would be nominees of the rulers of the state and not democratically elected representative of the people। ये जो लोग प्रिंसली स्टेट से आएंगे वो नॉमिनीज होंगे, नॉमिनेटेड होंगे बाय द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। मतलब होलकर के राजा अपना एक नॉमिनेशन भेज देगा, हैदराबाद के राजा एक अपने नॉमिनेशंस भेज देंगे, लेकिन वहां के लोग डेमोक्रेटिकली इलेक्ट नहीं करेंगे ऐसे लोगों को, ठीक है। मतलब प्रिंसली स्टेट या रूलर के रिप्रेजेंटेटिव है, ना कि वो वहां के पीपल्स के, जिस तरह प्रोविंसेस में देखने को मिला। तो वैसा चीज प्रिंसली स्टेट के साथ नहीं किया, उनकी ऑटोनॉमी को अभी खत्म नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा 1935 इस तरह के पोस्टुलेट्स पे वर्क करता है। These representatives were the 1/3 of the total number of federal legislature। मतलब यदि 100 लोग फेडरल लेजिस्लेचर के पार्ट है, 100 लोग फेडरल लेजिस्लेचर के पार्ट है, तो 33% या 1/3 प्रिंसली स्टेट के नॉमिनेशन होंगे और 2/3 प्रोविंस से आएंगे। मतलब यदि जितनी भी फेडरल लेजिस्लेचर की स्ट्रेंथ है 1/3 विल कम फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, ठीक है। द प्रोविंस इन द ब्रिटिश इंडिया वुड हैव टू जॉइन द फेडरेशन बट दिस वॉज नॉट कंपल्सरी फॉर प्रिंसली स्टेट। तो हम इसमें बात कर चुके हैं, प्रिंसली स्टेट पे कोई कंपल्सन नहीं था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इंडिया वुड बिकम अ फेडरेशन इफ ओनली 50% ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट डिसाइडेड टू ज्वाइन इट इन द अपर हाउस ऑफ फेडरेशन। मतलब उस समय की जो राज्यसभा होगी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगी, यदि उसमें 50% प्रिंसली स्टेट ज्वाइन करते हैं तभी वो फेडरेशन बन पाएगा। 50% of the princely state decided to join the upper state।
यहां तक तो बात हो गई ऑल इंडिया फेडरेशन की। ऑल इंडिया फेडरेशन क्या बात करता है और क्या पोस्टुलेट्स थे ये हमने देख लिया। इसके अलावा यदि आपको याद होगा कि एक सिस्टम ऑफ डायरार्की प्रोविंशियल लेवल पे 1919 एक्ट में आई थी, ठीक है, जिससे ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट आए थे, काम बांटा गया था। ऐसा ही कुछ आपको आज की डेट में भी शेड्यूल 7 आर्टिकल 246 में काम बांटने का दिखता है। उसकी जो नींव थी वो 1935 में रखी गई थी। पढ़ते हैं अगला पोस्टुलेट्स। द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस। वहां पे प्रोविंस के दो सब्जेक्ट बनाए गए थे। एक प्रोविंस में कौन, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स देखेंगे, ट्रांसफर्ड लिस्ट, और एक रिजर्व लिस्ट देखेगी, वो कौन देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स काउंसिलर्स ऑफ गवर्नर। यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ सेंटर और स्टेट के बीच में काम बांटा जा रहा है, जो आज के डेट में भी शेड्यूल 7 में आपको देखने को मिलता है। द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस इन द टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। फेडरल लिस्ट जिसको यूनियन लिस्ट कह सकते हैं, प्रोविंशियल लिस्ट जिसको स्टेट लिस्ट कह सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट जिसको आप मिक्स्ड लिस्ट कह सकते हैं। दोनों की पावर है, लेकिन दोनों यदि रूल बनाएंगे तो सेंटर विल प्रिवेल। सेंटर की फेडरल लिस्ट होगी, 59 आइटम्स रखे गए थे। एक्सटर्नल अफेयर सेंटर के पास था, करेंसी, कॉइन, नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स, सेंसस, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया था। स्टेट लिस्ट या प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंसेस के लिए थी, 54 आइटम्स थे, पुलिस इनको दिया गया था। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस मतलब एमपीपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एजुकेशन, ये सब इनको दिया गया था। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के लिए था, और यहाँ 36 आइटम दिए गए थे, जैसे क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवोर्स। तो प्लीज याद रखिएगा 1935 एक्ट प्रोवाइडेड फॉर 3 लिस्ट, जिसने सेंटर और स्टेट के काम बांटे थे, और यहीं से हम इंस्पायर होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी शेड्यूल 7 लेके आएंगे। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, कितने कितने आइटम्स थे उस समय याद कर लीजिएगा, और कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा जो आपको मेंस में ज्यादातर काम आएंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट के बारे में 1935 एक्ट बात करता है। अब आता है कि जो तीनों लिस्ट में आइटम्स हैं, यदि उस आइटम्स में कुछ चीज छूट गई हो, देखो सोसाइटी है, एक कंट्री है, नई नई चीजें आती रहती हैं। आपको कभी सुना था आपने कोविड के बारे में? कभी नहीं सुना था, लेकिन आपकी जनरेशन और आपकी जो प्रीवियस जनरेशन आपके फादर मदर की, उन्होंने कोविड को देखा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में कभी थी नहीं, लेकिन इमरजेंसी कंडीशंस में हमने वो देखा, उस हिसाब से एक्ट किया, ठीक है। आपने कभी क्वारंटाइन वर्ड नहीं सुना होगा, आपने कभी भारत बंद नहीं सुना होगा कि भाई पूरा देश को बंद कर दिया गया 3-4 महीनों के लिए, सालों के लिए काम रुक गए। तो इस तरह की जो रेसिड्यूरी पावर्स है, जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, वो किसके पास रहेगी? तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी वो देखने को मिलता है, और उस समय भी ब्रिटिश अपनी पावर को अपने पास ही रखना चाहती थी, यूनिटरी पावर का सिस्टम था। तो रेसिड्यूरी पावर विल गिवन टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो जो भी रेसिड्यूरी पावर थी, जो आइटम्स में मेंशन नहीं थी, यदि कुछ ऐसी नई चीज आ जाती है तो वाइसरॉय विल एक्ट। डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर हो गया, विल रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर का काम नहीं है। वाइसरॉय एज अ एग्जीक्यूटिव विल रिटेन स्पेशल कंट्रोल ओवर दीज सब्जेक्ट। तो डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर हो गया, इस तरह के जो मेजर पोर्टफोलियोज हैं, ये हमेशा वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रहेगा। लेजिस्लेचर या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के पास ऐसी चीजों का कोई पावर नहीं दिया गया 1935। However, federation never came into being as princely states did not join it. प्रिंसली स्टेट्स का कहीं ना कहीं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खत्म हो रही थी, क्योंकि अब वो एक डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे ब्रिटिश इंडिया के साथ जुड़ जाते, जैसे प्रोविंस जुड़े हैं, तो वो जुड़े ही नहीं। कौन चाहता है अपनी आज़ादी खत्म करना? और यही आपने भी देखा होगा, आज़ादी के बाद 1947 के बाद बहुत सारे प्रिंसली स्टेट इंडिया में नहीं जुड़ना चाहते थे, वो अपनी नई स्टेट बनाना चाहते थे, नई कंट्री बनाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं फेडरेशन नहीं बनता है 1935 का, ये याद रखिएगा। लेकिन 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई है। चलिए 1927 28 में 27 साइमन कमीशन बनती है, 28 में इंडिया में आती है। उसने साइमन कमीशन ने बोला था कि जो प्रोविंशियल डायरार्की है
जो 1919 एक्ट से आपने दी है, इट इज अ फेल्ड कंसेप्ट, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और इसको आप डाइल्यूट कर दीजिए। इस बात को मान के 1935 एक्ट में प्रोविंशियल डायरकी खत्म करके सेंट्रल लेवल में ले आई गई थी। प्रोविंशियल डायरकी वाज अबॉलिश्ड एंड सेंटर में आपको डायरकी देखने को मिलेगी। यदि आपने पिछला वीडियो में अच्छी तरह समझा है तो आपको यहाँ पे डायरकी का मतलब समझ आ जाएगा। प्लीज उसको एक बार जरूर देख लीजिए। इट abolished 1935 act abolished diarchy in the province which was introduced by 1919 का act and provincial autonomy was placed in its place। डायरकी खत्म की कर दी गई लेकिन ऑटोनॉमी प्रोविंस को दे दी गई। मतलब प्रोविंस अपने काम में ऑटोनॉमस रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इंटरफेरेंसेस कम रखे जाएंगे। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट या वाइस रॉय पूरी कंट्रोल रखेगी जब उसको जरूरत लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक एक ऑटोनॉमी, सेल्फ गवर्नमेंट प्रोविंस लेवल पे देखने को मिल रही थी। द प्रोविंस वेर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्पीयर। जो जो उनके डिफाइंड स्पीयर्स थे, जो जो प्रोविंशियल लिस्ट में काम दिया गया था, वहां पे उनको ऑटोनॉमी दी जा रही है। ठीक है, प्लीज समझिएगा इस बात। द ऑटोनॉमी प्रोवाइडेड द प्रोविंस टू थिंग्स। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर होली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जो वहां से प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेगी वो अपने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। यही तो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहां शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार अभी एमपी में गवर्नमेंट बनाई है और दे आर रिस्पॉन्सिबल टू विधानसभा ऑफ एमपी। तो कहीं ना कहीं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेगी वो अपने लेजिस्लेचर के तौर रिस्पॉन्सिबल रहेगी। इट विल बी इलेक्टेड गवर्नमेंट। हालांकि फुल फ्रेंचाइजी नहीं थी उस समय, लेकिन प्लीज याद रखिएगा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात थी। दूसरी चीज, प्रोविंसेस वेयर फ्री फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल ऑफ सेंटर एंड इंटरफेरेंस इन अ लार्ज नंबर ऑफ मैटर। बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, आपको एक ऑटोनॉमी दी जाएगी। ठीक है। द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। The governor was required to act in the advice of minister responsible to provincial legislature who were controlled and removed by provincial legislature। मतलब प्रोविंस लेवल पे इलेक्टेड लेजिस्लेचर आएगी, उससे कुछ लोग इलेक्ट होके गवर्नमेंट क्रिएट करेंगे और कहीं ना कहीं दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और इस गवर्नमेंट के एड एंड एडवाइस में प्रोविंस का एग्जीक्यूटिव गवर्नर विल हैज टू एक्ट। तो कहीं ना कहीं जो एड एंड एडवाइस जो गवर्नर की गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी वो थोड़ी कम होती है और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विल एक्ट एज अ एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर। हालांकि गवर्नर विल बी एन एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया और कहीं ना कहीं कंट्रोल अभी भी है, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे बात की जाती है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। However, governor still retained special reserve power and was not responsible to legislature। तो जो गवर्नर साहब थे वो तो अभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे टू द लेजिस्लेचर। ही इज मोर ऑफ अ एग्जीक्यूटिव बॉडी रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश क्राउन एंड द गवर्नर जनरल वाइसरॉय ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं अभी भी पावर यूनिटरी ही थी, लेकिन हाँ एक ट्विस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक टिंचर आपको देखने को मिल सकता है। ब्रिटिश अथॉरिटीज कुड स्टिल सस्पेंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जैसे आज की डेट में गवर्नर सरकार गिरा सकता है, ठीक है, आज का हालांकि आजकल तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इसको रोकने के लिए, लेकिन उस समय ब्रिटिश अथॉरिटी चाहती थी तो कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकती थी, वहां पे डिसॉल्व करके नई गवर्नमेंट बना सकती थी। तो ये पावर अभी भी ब्रिटिश अथॉरिटी के पास था। तो जो दिख रहा है 35 में वो स्पिरिट में तो नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट रिटेन्ड सुप्रीमेसी ओवर द इंडियन लेजिस्लेचर प्रोविंशियल एंड फेडरल। तो आप देख सकते हैं अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है प्रोविंशियल और फेडरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लेजिस्लेचर पे अपना कंट्रोल रखी है। दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1937 एंड डिसकंटिन्यूड इन 1939। प्लीज याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935
अपना इम्प्लीमेंटेशन 1937 में करवाता है और 39 तक ये डिसकंटिन्यू हो जाती है। इसके थ्रू गवर्नमेंट मशीनरी पूरी तरह नहीं चलती है, इससे कुछ कुछ पोस्टुलेट्स एक्टिव थे और कुछ कुछ डीएक्टिवेट कर दिए जाते हैं क्योंकि ये फेल हो जाता है कहीं ना कहीं। देयर वाज अ रिफ्ट बिटवीन कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो 1935 का एक्ट में बहुत सारी चीजें नहीं मानी जाती है एट लास्ट। तो 35 का एक्ट 37 में इफेक्ट में आया, 39 में डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है। दिस ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर। प्लीज याद रखिएगा 1919 एक्ट ने प्रोविंशियल डायरकी लाई, 35 में प्रोविंशियल डायरकी एबॉलिश हो गई और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई जो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यही डायरकी का कंसेप्ट जो 1919 में हमने सीखा था अब ये सेंटर में लग जाएगा। मतलब स्टेट में अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, ठीक है, लेकिन अब सेंटर में क्या है, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स है, मतलब डायरकी है। मतलब एक तरफ तो आपको फेडरेशन दिख ही रहा है, उसके अलावा वहां पे सेंटर के काम में भी कुछ काम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को दे दिया गया और कुछ काम वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रहा। मैं आपको जल्दी से एक चीज समझा देता हूं जिससे आपको आगे समझाने में दिक्कत ना हो। बाई कैमरलिज्म मतलब होता है लेजिस्लेचर के दो हाउस होना, बाई कैमरलिज्म। डायरकी का मतलब होता है ड्यूअल गवर्नमेंट या ड्यूअल पावर सेंटर, ड्यूअल पावर सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ, वाइस रॉय के अंदर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये रिस्पॉन्सिबल इलेक्शन से आई है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेचर, फेडरल लेजिस्लेचर। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल नॉमिनेटेड है। कुछ सब्जेक्ट इनको रिजर्व कर दिए जाएंगे कि यही लोग देखें और ये लोग किसी से रिस्पॉन्सिबल नहीं, और कुछ चीजें इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी जाएंगी, जिसको आप कहेंगे ट्रांसफर सब्जेक्ट। यही चीज 1919 में गवर्नर ऑफ प्रोविंस के साथ किया गया था, लेकिन अब उसको काट के 35 में यही चीज वाइस रॉय के साथ कर दी गई, काम बांट दिया गया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को। ठीक है, यही है आपका डायरकी एट सेंटर, एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर इन 1935, एबॉलिशन एट प्रोविंस लेवल। कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट, जो फेडरल सब्जेक्ट थे, जो हम फेडरल लिस्ट देख रहे थे, was divided into reserved subject and transferred subject। जो तीन लिस्ट अभी हमने देखी थी शुरुआत में, प्रोविंशियल कॉन्करेंट जाने दीजिए, फेडरल लेजिस्लेचर की जो लिस्ट थी वो दो रहेंगी, एक ट्रांसफर कर दी जाएंगी और एक रिजर्व कर दी जाएंगी। समझिएगा, रिजर्व सब्जेक्ट वेयर कंट्रोल्ड बाय गवर्नर जनरल वाइसरॉय हु एडमिनिस्टर्ड देम विद द हेल्प ऑफ 3 काउंसलर अपॉइंटेड बाय हिम। रिजर्व सब्जेक्ट वाइसरॉय देखेंगे 3 काउंसलर के साथ जो वही अपॉइंट करेगा, एंड दे वेयर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, रिजर्व टू देम। मतलब डिफेंस वही देखेंगे, चर्च रिलेटेड काम वही देखेंगे, लॉ देखेंगे, एक्सटर्नल अफेयर, प्रेस, पुलिस, टैक्सेशन, जस्टिस, पावर, ट्राइबल अफेयर्स, जो जो इंपॉर्टेंट है वो अपने पास रख लिया। और ट्रांसफर सब्जेक्ट वेयर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर जनरल ओनली बट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर not more than 10, and this council will be have to act in the confidence of legislature। ये council of minister will come from legislature and will have to act responsible to them। और वही reserved subject जहां most important portfolio है, they were not responsible to anybody, only to the British crown or administration। the subject in this list transferred local government, forest, education, health, जो कम इंपॉर्टेंट थे या सर्विस पब्लिक वेलफेयर से बिलोंग करते हैं वो ट्रांसफर कर दिए गए थे। प्लीज याद रखिएगा, ये सबसे क्वेश्चन एमपीपीएससी और यूपीएससी भी पूछ लेता है। हाउएवर द गवर्नर जनरल हैज स्पेशल पावर टू इंटरफेयर इन द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ऑल्सो। रिजर्व्ड भी अपना, ट्रांसफर्ड में भी चाहूं तो घुस सकता हूं, चिट भी अपनी और पट्ट भी अपनी। ठीक है, गवर्नर जनरल हैज स्पेशल पावर टू इंटरफेयर इन द ट्रांसफर्ड लिस्ट। हाउएवर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल। प्लीज याद रखिएगा 39 में तो ये पूरा का पूरा एक्ट ही फेल हो जाता है, और आपको पता है 1940 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और कुछ सालों के बाद आपको आजादी मिल जाएगी।
इस एक्ट के बाद तो बात ये होने लग जाती है कि चलो वेबल प्लान ले लो, अगस्त ऑफर ले लो, अच्छा क्रिप्स मिशन ले आते हैं, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्रिएट करना है इंडिया का और आज़ादी किस तरह से देनी है। 35 के बाद तो 40 के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट का यही स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लेकिन ये बेस तो बनाएगा इंडिया का, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा तो हम 35 एक्ट का बेस पे ही इस चीजों को तैयार करेंगे, जो भी इसकी कमियां हैं इसको निकाल देंगे। ठीक है, अब बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर वुड बी स्टैब्लिश, तो जो फेडरल लेजिस्लेचर है सेंट्रल का उसको बाई कैमरल रखेंगे, 2 हाउस रहेंगे, अपर एंड लोअर। इसमें हम बात कर चुके थे 1919 में भी। अपर वॉज काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, 260 मेंबर हो जाएंगे, मेंबर बढ़ा दिए गए। इट वॉज अ परमानेंट बॉडी, ये डिसॉल्व नहीं होगी, आज भी राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा डिसॉल्व होना मतलब स्टेट डिसॉल्व हो जाना, स्टेट तो डिसॉल्व होता ही नहीं, हम जो यूनियन ऑफ स्टेट है, स्टेट थोड़ी डिसॉल्व होती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव चेंज होते रहेंगे, लेकिन आप स्टेट डिसॉल्व कर दोगे तो इंडिया का फेडरेशन ही नहीं बचेगा। तो राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती, लोकसभा पीपल्स गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, लेकिन राज्य कभी खत्म नहीं होते। एमपी था 56 से अभी तक, इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, लेकिन हमारा स्टेट अभी भी जिंदा है। सरकारें आएंगी बदलेंगी, ठीक है, देश बचना चाहिए, है ना। चलिए, तो प्लीज याद रखिएगा 260 मेंबर का एक अपर हाउस बन जाएगा, परमानेंट बॉडी है, और 1/3 इसके रिटायर हो जाएंगे एवरी 3rd ईयर। तो कुछ थोड़ा बहुत जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज देखने को मिलता है वो 35 एक्ट से ही इंस्पायर्ड है। तो राज्यसभा 260 मेंबर की परमानेंट बॉडी, जिसके लोग हर 3 साल में 1/3 लोग रिटायर होके चेंज होते रहेंगे। लोअर हाउस विल बी कॉल्ड फेडरल असेंबली, इसको आज लोकसभा कह सकते हैं। इसके 375 मेंबर्स होंगे। द टर्म ऑफ द असेंबली विल बी 5 साल एंड इट कुड बी डिसॉल्व्ड अर्लियर, कभी चाहो तो सरकार पहले भी गिर सकती है, और 5 साल की असेंबली होगी, जैसे लोकसभा 5 साल। इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस। मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था इंडिया के पास 11 प्रोविंस हैं, 6 चीफ कमिश्नरेट हैं, और प्रिंसली स्टेट तो बहुत है। बाई कैमरलिज्म अभी तक सेंटर में था 1919 से, लेकिन अब स्टेट में भी, मतलब 11 प्रोविंस जो थे उसके 6 स्टेट में बाई कैमरलिज्म आ गया। जैसे आज की डेट में भी इंडिया के स्टेट के पास विधानसभा तो सबके पास है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसके पास विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, मतलब बाई कैमरलिज्म। और जिसके पास बस विधानसभा है, जैसे एमपी, तो है यूनिकैमरलिज्म। एक को कमेंट में बता दीजिए इंडिया के कितने स्टेट हैं जहां पे बाई कैमरलिज्म देखने को मिलता है, विधान परिषद भी देखने को मिलती है। आप कमेंट कीजिए सभी स्टेट्स के नाम। तो 35 एक्ट ने फेडरल को बाई कैमरल तो किया, लेकिन अब 11 में से 6 प्रोविंस भी बाई कैमरल हो चुके हैं। प्लीज याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दस द लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूपी यूनाइटेड प्रोविंस 1 2 3 4 5 6 दे आर मेड बाई कैमरल। लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आ गया एंड लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो प्लीज याद रखिएगा वो कौन से 6 बड़े प्रोविंसेस थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आप हमेशा सुनते रहते हैं इसके बारे में, बिहार, असम और यूपी यूनाइटेड प्रोविंस, इन सबको बाई कैमरलिज्म प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दे दिया गया था 35 में। मैनी रेस्ट्रिक्शन वेयर प्लेस्ड ऑन देम, ये जो लेजिस्लेटिव पावर थी उसमें रेस्ट्रिक्शंस थी, आप जानते ही हैं, ठीक है। सेंटर बोथ हाउसेज हैड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, सेंटर लेवल में प्रिंसली स्टेट की भी रिप्रेजेंटेटिव भी थी साथ में, तो ये हम बात कर चुके हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय द रूलर एंड नॉट पॉपुलरली इलेक्टेड, तो ये हम बात कर चुके हैं। जो भी प्रिंसली स्टेट से आएगा वो नॉमिनेट होके आएगा, पॉपुलर इलेक्शन नहीं है वहां पे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया वेयर टू बी इलेक्टेड, ये जो प्रोविंस वाले होंगे वो आएंगे। सम वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो जो फेडरेशन में कुछ लोग नॉमिनेटेड भी हैं, कुछ लोग इलेक्टेड भी हैं। It further extended the province of communal representation by providing separate electorate to depressed class, SC, women and laborers। प्लीज याद रखिएगा, फेडरेशन की बात हो गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हो गई, आपकी बाई कैमरलिज्म की बात हो गई। अब यहाँ पे एक बात सुनने को मिलती है, जो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को दिया था, 1919 में इसको और एक्सटेंड किया गया था, अब 1935 में
इसे और एक्सटेंड करने की बात चल रही है, मतलब अब सेपरेट इलेक्टोरेट और भी दिए जाएंगे और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ब्रिटिश इंडिया में बढ़ाई जाएगी। लेकिन इस बीच में एक पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट के हिसाब से जब डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा तो उसको हम रिजर्व्ड सीट की तरह इंडियन गवर्नमेंट उसको मानेगी। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश तो एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहती थी, डिवाइड एंड रूल करना चाहती थी। इसको समझने के लिए आपको मेरा पिछला लेक्चर अच्छी तरह देखना पड़ेगा, वहां पे मैंने 1919 एक्ट में पूरा मॉडलेमेंटो समझाया है। ठीक है, तो फिर से बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं, डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन और लेबर को 1935 से मिल गया। 1919 एक्ट के हिसाब से फ्रेंचाइजी अराउंड 10% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन को मिली थी। इस फ्रेंचाइजी को थोड़ा और इंक्रीज किया गया, कुछ रूल्स को रिलैक्स किया गया। अब फ्रेंचाइजी या वोटिंग पावर एक्सटेंड करके 14% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट थ्रू 1935। तो ठीक है, तो फ्रेंचाइजी वोटिंग राइट से उसको थोड़ा और रिलैक्स किया गया। अब ज्यादा लोग वोट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं देखने को मिलती। 1935 में जो इलेक्शन की बात की गई है उसके हिसाब से पहला इलेक्शन 1937 में होगा, और ये क्वेश्चन यूपीएससी एमपीपीएससी दोनों में आ चुका है। इन 1937 द फर्स्ट इलेक्शन अंडर दिस एक्ट 35 विल बी हेल्ड। प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम यदि ये बात करें इस 1935 एक्ट में, तो जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश हुई थी और एक नया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में रूल किया था, तो दो सेंटर्स क्रिएट हुए थे। एक इंडिया की सॉइल में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइस रॉय, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया असिस्ट करेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मिनिस्टर को जो इंडिया को देखेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये गवर्नर जनरल वाइस रॉय के साथ इंडिया को रूल करेंगे। अब वो काउंसिल ऑफ इंडिया का काम खत्म होने वाला है। 1935 एक्ट abolished the Council of India established by Government of Act 1858। 1858 में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट के लिए एक असिस्टेंस बॉडी आई थी काउंसिल ऑफ इंडिया, उस काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर दिया गया और अब कुछ एडवाइजर्स रहेंगे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देखेंगे। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर। तो काउंसिल ऑफ इंडिया जो 1858 से आई थी उसको एबॉलिश करके अब कुछ एडवाइजर्स की टीम दे दी गई, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किया गया। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड, 1935 का एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका आरबीआई एक्ट 1934 आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। 1934 आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, हिल्टन यंग रिकमेंडेशन, बी आर अंबेडकर साहब की भी रिकमेंडेशन थी, एक फेडरल बैंक होना चाहिए। और जब इंडिया फेडरेशन बन रहा है 1935 के कारण, तो फेडरल बॉडी भी चाहिए, यूपीएससी भी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी चाहिए, वैसे ही आपको एक सेंट्रल फेडरल बैंक भी चाहिए। तो जो फेडरेशन बनाने की बात 35 में हुई थी, तो फेडरल ऑर्गेनाइजेशंस भी आएंगी। इसी कदम पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई फेडरल बैंक इन 1935 टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट उधार ऑफ द कंट्री। तो प्लीज याद रखिएगा, फेडरेशन के साथ फेडरल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। तो 1935 एक्ट में ही आरबीआई एक फेडरल बैंक बनने की भी बात है, जो आप जानते हो एक स्टैट्यूटरी एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 से आया था। हिल्टन यंग की रिकमेंडेशन थी, प्लीज याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 1935 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी, बट ऑल्सो प्रोविंशियल मतलब एमपीपीएससी, बिहार पीएससी एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और 3 प्रोविंसेस। तो 35 का एक्ट आरबीआई तो बनाता ही है, प्लस एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन तीनों का भी प्रोवाइड करता है एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो
प्लीज याद रखिएगा 1935 में ये दो बॉडीज। नेक्स्ट बॉडी की बात करते हैं, फेडरल कोर्ट एट दिल्ली, इसी को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। प्लीज याद रखिएगा जो 1773 एक्ट का बंगाल का फेडरल कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये 1935 का सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फेडरल कोर्ट, इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है फेडरेशन के बीच में डिस्प्यूट्स को देखना। यही आपने पढ़ा भी होगा, तो प्लीज समझिएगा 1935 फेडरेशन बनाने के लिए फेडरल ऑर्गेनाइजेशन को भी बना रहा है। ये प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट एट दिल्ली फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन प्रोविंस, बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस, जिसको कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सेटअप इन 1 अक्टूबर 1937। तो आरबीआई बन गया, पब्लिक सर्विस कमीशंस बन गई, आपका 1937 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फेडरल कोर्ट कहते थे उस समय, दिल्ली में एस्टैब्लिश हो गया, जिसका ओरिजिनल काम जो किसी और के पास नहीं है वो क्या है, डिस्प्यूट बिटवीन प्रोविंस, डिस्प्यूट बिटवीन प्रोविंस एंड सेंटर, जो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट का भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। फिर एडवाइजरी हो गया, एपिलिएट हो गया, फिर बहुत सारे रिट्स विट्स की बात करेंगे किसी और लेक्चर में, लेकिन याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में फेडरल कोर्ट की भी बात की गई है। दिस कोर्ट विल एक्सरसाइज एपिलिएट जुरिस्डिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशनल केस। मेरे को यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे दिक्कत है तो मैं अपील कर सकता हूं फेडरल कोर्ट को, अपील भी कर सकता हूं। ओरिजिनल काम क्या है, प्रोविंस और फेडरेशन के बीच में डिस्प्यूट को कम करना या रिजॉल्व करना। फेडरल कोर्ट वाज एम्पावर्ड टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन टू गवर्नर जनरल, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल हो गई, सुप्रीम कोर्ट की एपिलिएट हो गई, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एडवाइज कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो प्लीज याद रखिएगा और मेरे को कमेंट में बताइए कि जो एडवाइजरी कंडीशंस हैं या जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, वो कौन से आर्टिकल में दी है जहां पे वो प्रेसिडेंट को एडवाइज कर सकता है। जो ये फेडरल कोर्ट 1935 में बना था उसकी क्या कंपोजिशन थी, उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और 6 से ज्यादा जज नहीं रहेंगे। आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि अभी प्रेजेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है और कितनी सैंक्शनड स्ट्रेंथ हो सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो 1935 एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट बना उसके एक चीफ जस्टिस प्लस नॉट मोर देन 6 जजेस की कंपोजिशन थी। जो पहले चीफ जस्टिस बनते हैं हमारे फेडरल कोर्ट के वो है सर मॉरिस गॉयर। हमेशा एक कंफ्यूजन होता है सर एलिजा इम्फे और सर मॉरिस गॉयर में। सर एलिजा इम्फे के बारे में आप मेरे को बताइए कमेंट में, और आपका कमेंट सही है गलत होगा तो हमारी टीम या मैं खुद आपको रिप्लाई करके सही आंसर बताऊंगा, लेकिन कोशिश कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस लेक्चर के बारे में। इंग्लिश मीडियम का पूरा मटेरियल सिविल पांडा में वेबसाइट, ऐप और यूट्यूब में टोटली फ्री आपके लिए आ रहा है, ठीक है। तो मॉरिस गॉयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फेडरल कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे, यूरोपियन नो डाउट, सर मॉरिस गॉयर। फिर उसके बाद इंडियंस भी बनेंगे, प्रेजेंटली भी आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस हैं। तो प्लीज याद रखिएगा पहले चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट वाज मॉरिस गॉयर। सर एलिजा इम्फे कौन थे प्लीज बताइएगा मेरे को। अगली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो अखंड भारत की हम बात करते हैं वो अखंड भारत कहीं ना कहीं जो एक पूरा स्ट्रक्चर है वो ब्रिटिश इंडिया या आप मराठास, ये जो रूल्स हुए थे इंडिया के पूरे सब कॉन्टिनेंट में, एशिया में बहुत दूर तक इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियंस का एडमिनिस्ट्रेशन वहां तक फैला हुआ था। ब्रिटिश इंडिया का भी कंट्रोल बर्मा या आज की डेट में म्यांमार जिसे कहते हैं वहां तक था। आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 में बर्मा एंटर कर जाती है जापान की जो आर्मी होती है कहीं ना कहीं, तो बर्मा या म्यांमार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर पार्ट में था। गवर्नमेंट ऑफ 1935 एक्ट में बर्मा को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया गया। पढ़िएगा मेरे साथ, द बर्मा वेयर severed off from India. The Burma was proposed to be separated in the pursuance of recommendation of Simon Commission. साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि बर्मा का एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दीजिए, इंडिया के साथ हटा दीजिए। क्या पता इंडिया चला जाए हाथ से, जिस तरह से इंडिया में एक नेशनलिस्टिक फीलिंग बढ़ती जा रही है, तो बर्मा को तो अलग ही कर दीजिए, ठीक है, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहा होगा।
बर्मा को साइमन कमीशन बोलता है अलग करने के लिए, और 1935 का एक्ट बर्मा को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर देता है। दिस वाज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, तो याद रखिएगा 1935 में बर्मा अलग हो जाता है। और क्या क्या होता है, 1935 में बर्मा एक्ट पास होता है, सेपरेशन ऑफ बर्मा हो जाता है 37 में। प्लीज याद रखिएगा 1935 के एक्ट के थ्रू 1937 में बर्मा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑल्सो प्रोवाइडेड अ न्यू बर्मा का ऑफिस इन प्रिपरेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बर्मा एज अ सेपरेट कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिशर्स, बट द सेम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट headed both department and was styled the Secretary of State for India and Burma। जब 1935 एक्ट के थ्रू बर्मा को अलग किया गया तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश पार्लियामेंट में था, जो इंडियन एम्पायर को देखता था, अब उसका काम दो हो गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ बर्मा। तो प्लीज याद रखिएगा बर्मा 1935 एक्ट के बाद अलग होता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया उस समय लॉर्ड डुंडास थे, और इन्हीं को पहला ऐसा सेक्रेटरी जनरल या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कहा जाता है जिन्होंने बर्मा का भी और इंडिया का भी साथ साथ संभाला था पोस्ट। तो द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा वाज लॉर्ड डंडास। आपने लॉर्ड मॉर्ले के बारे में सुना होगा, लॉर्ड मॉन्टेगू के बारे में सुना होगा, ये सब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ऐसे ही लॉर्ड डुंडास कौन थे, बर्मा के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे बर्मा के अलग होने के बाद। उस समय इंडिया के भी 1935 एक्ट के थ्रू जो उस समय वाइस रॉय थे, सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो लॉर्ड डंडास थे। ठीक है, प्लीज याद रखिए। इसके अलावा बर्मा अलग कर दिया, बर्मा का ऑफिस अलग कर दिया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध को अलग कर दिया। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध को वहां से अलग कर दिया गया, सिंध वॉज कार्व्ड आउट। बिहार उड़ीसा को स्प्लिट कर दिया, पहले बिहार और उड़ीसा सब बंगाल में आते थे, तो धीरे 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 बिहार और उड़ीसा को भी अलग कर दिया। बिहार अलग प्रोविंस बन गया, उड़ीसा अलग प्रोविंस बन गया। एडन नाम की एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन में, एडन, ये भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, इसको भी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया जाएगा। एडन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड मेड इनटू सेपरेट क्राउन कॉलोनी। प्लीज याद रखिएगा, सेपरेट क्राउन कॉलोनी। तो मतलब यहां पे एक चीज याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बन सकता है 1935 एक्ट के हिसाब से बर्मा को अलग किया गया, एडन को अलग किया गया। ठीक है, ये तो आउटसाइड चेंज थे, कॉलोनीज का चेंज था। आपका बिहार और उड़ीसा को स्प्लिट आउट किया गया, बॉम्बे से सिंध को निकाला गया। ठीक है, तो प्लीज ये सब चेंजेस को याद रखिएगा। इसके अलावा 1935 एक्ट में क्या होता है, एक 7 मेंबर बॉडी बनती है फेडरल रेलवे अथॉरिटी। का काम होगा रेलवे को कंट्रोल करना, वॉज सेटअप टू कंट्रोल इंडियन रेलवे। तो एक 7 मेंबर बॉडी जिसको फेडरल रेलवे अथॉरिटी कहते हैं 1935 के एक्ट के थ्रू बनी थी। दिस अथॉरिटी वॉज केप्ट फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर एंड काउंसिलर। इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगा था ब्रिटिश एम्पायर का प्लस शेयर होल्डर्स का ब्रिटिशर्स में, इसलिए इसकी ऑटोनॉमी रखने के लिए ये फ्री ऑफ पॉलिटिक्स काम कर सके और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सके, इसको किसी भी मिनिस्टर के या काउंसलर के कंट्रोल से अलग रखा जाता है। ठीक है, उनके लिए रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने जो देखा जाए तो ब्रिटिश एक गिफ्ट देके गए हमको जो रेलवेज है, और आज की डेट में भी आप जानते हैं रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है। बनवाया उन्होंने अपने लिए ही था, लेकिन चलिए इन डिसगाइज वी गॉट अ गिफ्ट। ठीक है, The members of the authority reported directly to Governor General of India, जिसको कहते हैं वाइस रॉय। याद रखिएगा फेडरल रेलवे अथॉरिटी जो पूरा रेलवेज को देखती थी, डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ वाइस रॉय थी। द आइडिया वाज टू एश्योर दैट ब्रिटिश स्टेक होल्डर ऑफ द रेलवेज दैट देयर इन्वेस्टमेंट वाज सेफ इन पॉलिटिसाइज्ड इंडिया। इंडिया के पॉलिटिकल स्फीयर में, ठीक है, और जितना भी नेशनलिस्टिक मूवमेंट चल रही है और जितना भी करप्शन या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, उस सबसे रेलवे को अलग रखा जाए और रेलवे एक प्रॉफिटेबल अथॉरिटी बन जाए, क्योंकि बहुत लोग का पैसा या इन्वेस्टमेंट लगा था इस पूरे प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, जैसे आज की डेट में इमरजेंसी पावर
प्रेसिडेंट के पास है और प्रेसिडेंट अपनी इमरजेंसी पावर आर्टिकल 352, 356 और आर्टिकल 360 ये 3 इमरजेंसी यूज करता है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है, नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है कमेंट कीजिएगा, और स्टेट इमरजेंसी अक्सर आप देखते रहते हैं ये मिसयूज होता रहता है। तो प्लीज याद रखिएगा इमरजेंसी प्रोविजंस जो आज की डेट में इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखने को मिलते हैं, वो 1935 से इंस्पायर्ड है। लेकिन प्लीज याद रखिएगा इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट छीन लेना ये जर्मनी या वीमियर रिपब्लिक से लिया गया है। क्वेश्चन आता है एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी बैंकिंग में कि जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो कहां से लिए गए, 1935 के एक्ट से, और जो फंडामेंटल राइट छीनने की बात है ड्यूरिंग द इमरजेंसी ये वीमियर या जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्लीज याद रखिएगा दोनों में बहुत अंतर है। तो पढ़ते हैं 1935 के एक्ट में क्या लिखा है इमरजेंसी के बारे में, जहां से इंस्पिरेशन आई। इन द केस ऑफ इमरजेंसी गवर्नर जनरल, वाइस रॉय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 102, प्लीज याद रखिएगा 1935 के हिसाब से सेक्शन 102 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये 3 आर्टिकल आप देख ही चुके हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1930 एक्ट 102 could issue a proclamation of emergency, empower the federal legislature to make laws on provincial legislature। आपको पता है 3 लिस्ट आ चुकी है, प्रोविंशियल का काम अलग कर दिया गया है, फेडरेशन का काम अलग कर दिया गया है। जैसे इमरजेंसी लगेगी एक यूनिटरी बॉडी वापस बन जाएगी। लेजिस्लेचर जो प्रोविंशियल लेवल पे हैं उनका काम फेडरेशन या सेंट्रल लेजिस्लेचर करेगी, यही होती है इमरजेंसी। सेंट्रल कंट्रोल वापस क्रिएट कर लेना, फेडरेशन को खत्म कर देना, यही है इमरजेंसी। यही है 1935 एक्ट का सेक्शन 102 could issue a proclamation of emergency and empower the federal legislature to make laws on provincial subject by whom the viceroy, governor general of India। यही होता है हमारे आर्टिकल 352, 56 और 60। He can also issue direction to governor of the province to act in a manner that the peace and order of the country was not endangered during emergency provisions। तो याद रखिएगा यहाँ पे जैसे एक इमरजेंसी प्रोविजन आपको नेशनलिस्टिक वे में दिख रहा है, वैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल वाइसरॉय ऑफ द इंडिया ब्रिटिश एम्पायर में स्टेट गवर्नर्स को भी इमरजेंसी प्रोविजंस के थ्रू इंडेंजर्ड पॉलिटिक्स या इंडेंजर्ड लॉ एंड ऑर्डर के टाइम पे इमरजेंसी लगाने का डायरेक्शन दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा आज की डेट में 352, 356 और 60 डिजाइंड है वो कहीं ना कहीं इसी 102 सेक्शन ऑफ 35 एक्ट। दिस एक्ट कंटिन्यूड अंटिल रिप्लेस्ड बाय द न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद होगा 26 जनवरी और 26 नवंबर, प्लीज याद रखिएगा 26 जनवरी को आपने इनेक्ट किया, 26 नवंबर को एडॉप्ट किया। ठीक है, 26 जनवरी क्यों चूज किया, पूर्ण स्वराज। ठीक है, कहीं ना कहीं हम एक इंडिपेंडेंस डे बना चुके थे इस दिन, तो इसी दिन को चूज किया गया। ठीक है, दिस 1935 एक्टेड एज अ माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया। यदि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखूं, लक्ष्मीकांत की किताब भी पढ़ूं या डीडी वासु भी पढ़ता हूं, मैं कोई भी किताब पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की उठाता हूं ना, तो कहीं ना कहीं 35 और 1919 एक्ट, ये सभी एक्ट एक माइलस्टोन के हैं, मील के पत्थर हैं। दिस एक्ट सर्व्ड एज द मोस्ट रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, क्या होती है हम बात कर चुके हैं, विच मार्क्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया। इसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, जो हमको मिल चुका था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, जो हमने स्वाद चख चुका था, वो आज की डेट में बढ़ता ही जा रहा है। पंचायत, पेसा एक्ट, कहीं ना कहीं जो लोकल गवर्नमेंट को और एम्पावर किया जा रहा है, दिस इज नो रिटर्निंग बैक फ्रॉम द 1935 एक्ट। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हाउएवर इंट्रोड्यूस्ड सेवरल फीचर्स जो इंप्लीमेंट नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं दे फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन कहीं ना कहीं 1935 से ही इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि 1935 का एक्ट के पोस्टुलेट्स समझने के बाद मेरिट और डीमेरिट के बारे में। तो कहीं ना कहीं मेरिट्स आपको पता है 1935 एक्ट के, 1935 एक्ट किस बारे में था ये भी पता है। चलिए कुछ स्लाइड्स में हम डीमेरिट्स भी देख लेते हैं, ये भी प्रीलिम्स में
आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस मेंस का आपका ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। बस 2 से 4 मिनट और दे दीजिए मेरे को इस वीडियो में, और आपका डीमेरिट्स और मेरिट एक कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस खत्म कर देता हूं अबाउट 1935 एक्ट। ठीक है, मेरे को लगता है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं वीडियो में तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को बताइएगा अबाउट अवर जर्नी एंड इनिशिएटिव्स। ठीक है, so the demerits are 1935 was condemned by nearly all section of the India का opinion या leaders and was unanimously rejected by Congress। कांग्रेस ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई ये तुम्हारा जो बात है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो दिख नहीं रही है। जो तुम एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली में जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो ना कहीं तुम लिख तो कुछ रहे हो, लेकिन स्पिरिट तो अभी भी वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं रिजेक्टेड थी, कंडेम्ड थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड इंस्टेंट the convening of the constituent assembly elected on the adult franchisee to frame the constitution of independent India। अब पूर्ण स्वराज आ चुका था, अब हमको कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, हमको आजादी दे दो और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने में हमारी मदद कर दो। अब हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, वेबल प्लान लाओ, अगस्त ऑफर लाओ, क्रिप्स मिशन लाओ, कैबिनेट मिशन प्लान लाओ, जो भी लाओ, लेकिन अब हमको पूर्ण स्वराज या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। एक नया इंडिया की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, the Indian leaders were not enthusiastic about the act since despite granting provincial autonomy as the governor and viceroy still have special power। तुमने जितनी भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी है लेकिन अभी भी स्पेशल पावर्स के नाम पे यू कैन टेक ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो जो स्पिरिट है अभी भी यूनिटरी ही है, वहां पे कहीं भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की स्पिरिट नहीं देखने को मिल रही। द एक्ट नेवर केम नियर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलिस्टिक मूवमेंट हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर। जो हमारे इंडियन लीडर्स थे इसके लिए इतना स्ट्रगल किया इन्होंने, ऐसी कोई भी एक्ट के पोस्टुलेट नहीं दिखते जो उसको पूरे करते दिख रहे हैं। एक सब आपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट तुम बढ़ाए पड़े हो, हम बोल रहे हैं देश को यूनाइट रखो, तुम तोड़े पड़े हो। ठीक है, तो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट वेयर अ मेजर थ्रू विच ब्रिटिश वांटेड टू इंश्योर कांग्रेस पार्टी could never rule on its own। It was also a way to keep people divide and rule। तो कहीं ना कहीं कम्युनल इलेक्टोरेट को बढ़ाना इज नॉट अ गुड थिंग और इसलिए ये रिजेक्ट होता है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदू, मुस्लिम, सिख, यूरोपियन, इंडियन, क्रिश्चियंस proved to be an instrument of disintegrating the unity fabric of the country। कंट्री का जो पूरा कपड़ा है या फैब्रिक है उसमें एक धागा भी आपका खराब हुआ तो पूरा कपड़ा फट सकता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो भी आज बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं इंक्लूडिंग पॉवर्टी एंड करप्शन और बहुत सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश लेगेसी के कारण है और ब्रिटिश के बहुत मिसमैनेजमेंट के कारण। जो 200 साल, अभी कितने ही साल हुए हैं हमको आजाद हुए, 70-80 साल। ठीक है, 200 साल का जो लेगेसी है वो अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, और इसको हमको धीरे धीरे खत्म करके एक न्यू इंडिया बनाना है। साइमन कमीशन प्रॉमिस डोमिनियन स्टेटस। कहाँ है भाई डोमिनियन स्टेटस? साइमन कमीशन ने बोला था इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन इस पूरे एक्ट में कहीं भी डोमिनियन स्टेटस का बात ना मैंने पढ़ी ना आपने पढ़ी। और मैं सही बताऊं, दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड वर्जन ऑफ 1935 एक्ट। इतना लेंथी एक्ट में जो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने सब डिस्कस किए। प्लीज याद रखिएगा, साइमन कमीशन और इंडियंस दोनों ने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, लेकिन यहाँ कोई डोमिनियन स्टेटस का नाम ही नहीं। द एक्ट मेड नो रेफरेंस टू ग्रांटिंग डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। और वैसे भी अब डोमिनियन स्टेटस चाहिए भी नहीं, अब तो पूर्ण स्वराज की बात हो गई। पोस्ट डेटेड चेक है, किसने बोला था और किसके लिए बोला था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। द प्रपोजल फॉर सेटिंग अप फेडरेशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मटेरियलाइज। तुमने जो भी किया वो हुआ तो कुछ नहीं, बिकॉज द एक्ट प्रपोज्ड दैट फेडरेशन कुड नॉट एग्जिस्ट ओनली इफ द प्रिंसली स्टेट व्हिच हैव बीन गिवन ऑप्शन, जब तक उसको ज्वाइन नहीं करते राज्यसभा को। तो कहीं ना कहीं फेडरेशन भी क्रिएट नहीं हुआ, फेडरल बॉडीज भी धीरे धीरे उतने इंपावर नहीं हो पाई। ठीक है, क्योंकि तुमने प्रिंसली स्टेट को ऑप्शन दिया और प्रोविंस को ऑप्शन नहीं दिया, तो इनको ऑप्शन देने की क्या जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि प्रिंसली स्टेट उनसे क्या है ना किसी रिफ्ट में आए, क्योंकि वैसे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अंडर द प्रेशर। ठीक है, तो चाहते थे कम से कम प्रिंसली स्टेट उनके साइड में रहें। ठीक है, ड्यू टू दिस सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया कंटिन्यू टू बी गवर्नड बाय द प्रोविजन एक्ट ऑफ 1919। प्लीज याद रखिएगा, इस क्वेश्चन पे यूपीएससी एमपीपीएससी बहुत बार बात कर चुका है। आप यदि स्किप करके पढ़ रहे हैं तो बहुत दिक्कत वाला काम है। कोई भी टॉपिक को यदि आपको भरोसा है तो पूरा पढ़िएगा, किसी भी यूट्यूब चैनल को आप देखें। ये यदि आपसे मिस हो गया ना तो पूरा ये एक्ट खराब है आपका।
प्लीज याद रखिएगा 1935 का एक्ट तो फेल हो गया था, इंडिया को तो रन करना था, और किस एक्ट से रन करना था? इसका पहला वाला एक्ट है जो 1919। तो प्लीज याद रखिएगा एमपीपीएससी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि वो कौन से एक्ट हैं जिससे इंडिया रन हो रहा था। तो प्लीज याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट 1919 एक्ट से गवर्न हो रहा था और प्रोविंशियल गवर्नमेंट 1935 एक्ट से गवर्न हो रहा था। As the 1935 Act failed in 1939, central government in India continued to be governed by the provision of 1919 Act, Montagu-Chelmsford. But the provincial government, जहाँ पे ऑटोनॉमी वाली बात की गई थी, it was run through 1935 Act. तो प्लीज याद रखिएगा इंडिया में दो एक्ट चल रहे थे जब हम आजाद हुए, प्रोविंशियल लेवल पे 35 और सेंट्रल लेवल पे 1919, और यही दोनों बनेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल बेडरॉक। इसीलिए एमपीपीएससी, देखिए एमपीपीएससी बेवकूफ नहीं है, उसने यदि दो ही एक्ट को मेजर किया है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट दो एक्ट कौन थे जब इंडिया आजाद हुआ था? 1919 और 1935। ये है वहां पे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चों के गलत हो सकते हैं, तो इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बस कुछ नहीं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और सिविल पांडा का ऐप ही डाउनलोड कर लीजिएगा। जल्द ही हम और इंग्लिश मीडियम के साथ मेंस के भी बहुत सारे लेक्चर्स आप सबके लिए लेके आएंगे। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं 1 जून से। 21 मई को आप प्रीलिम्स दीजिए और 1 जून से हम मेंस की क्लास भी लेके आएंगे। जुड़े रहिए सिविल पांडा के साथ, द बेस्ट इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर।